आज तक हम लोगों की थिंकिंग यह थी कि दुश्मन पाकिस्तान है। हमने चाइना को इग्नोर करा क्योंकि लड़ाइयां भी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, टेररिज्म भी पाकिस्तान करवा रहा था हमारे कंट्री के अंदर। तो दोस्तों हमने कभी चीन की ओर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि भारत का जो फर्स्ट माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। অনেক ভারতীয় আগে মনে করতেন ভারতের শত্রু পাকিস্তান, কিন্তু অনেকেই জানতো না ভারতের আসল শত্রু হলো চীন। সেটা সবাই বুঝতে পারে গালওয়ান ঘটনার পর থেকে। বিগত কয়েক বছরে ভারত বিরাট অ্যাকশন নেওয়া শুরু করেছে চীনের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। आपको पता है पाकिस्तान में कुछ अज्ञात लोग जाके लोगों को मार रहे हैं, ठाठा कर रहे हैं, ये आपको बात पता है। आपको यह भी बात पता है दोस्तों कि पाकिस्तान रोते रोते अमेरिका के पास गया और अमेरिका को बोला कि जो आपका शक था कि भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश करी है, वो साजिश पाकिस्तान में कामयाब हो गई है और ये हमारे लोग जिनको भारत ने मारा है ये बड़े मासूम लोग थे। चाहे दोस्तों वो लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के थे, लेकिन पाकिस्तानियों को तो वो मासूम लगते हैं। तो पाकिस्तान ने बोल दिया अमेरिका को कि ये मासूम है और आप इसके ऊपर कुछ करिए। अमेरिका ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि अमेरिका चाहता है वो मरे। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने कनाडा को बोला, कनाडा भी इसमें न्यूट्रल गियर में चल रहा है इस वक्त। कनाडा को भी बोला, निज्जर को मार दिया ना, वही बंदे हमारे भी मार दिए, वही बंदे हमारे भी मार दिए। ये पाकिस्तान रिपीट कर रहा है। पाकिस्तान को जब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी दोस्तों तो कहीं बाहर से ऑक्सीजन मिली पाकिस्तान को, और वो ऑक्सीजन मिली पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन से। और चीन ने बोला है कि पाकिस्तान बात तो ठीक ही कह रहा है, पाकिस्तान जो बात कर रहा है गलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान बात ठीक कर रहा है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना जो है वो क्यों परेशान हो रहा है और भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं कि चाइना हक्का बक्का रह गया। मुंह फाड़ के चाइना देख रहा है कि हो क्या रहा है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना ने मिलकर एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक करी है वेस्ट बंगाल में। दोस्तों समझिए, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक करी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल क्यों खास है? क्यों वेस्ट बंगाल? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तो दूर है, इसका चाइना से क्या लेना देना है? आफ्टर ऑल व्हाट विल वेस्ट बंगाल डू? एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि भारत का जो फर्स्ट माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो पानागढ़ वेस्ट बंगाल में 17 कोर है, माउंटेन स्ट्राइक कोर है, पानागढ़ में है। अब मैं आपको स्ट्राइक कोर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं चलूंगा इस एक्सरसाइज के ऊपर। स्ट्राइक कोर वो होती हैं, देखिए दो किस्म की कोर्स होती हैं। कोर क्या होती है? हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। हजारों दर हजारों लोग एक कोर में होते हैं और भारत में कई सारी कोर्स हैं, लेकिन स्ट्राइक कोर वो होती है जो दुश्मन के खेमे में घुस के उसको मारती है। स्ट्राइक कोर जो होती है वो तैयार होती है एकदम स्पीड और मोबिलिटी के लिए, फायर पावर के लिए। और स्ट्राइक कोर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होती है, वो आर्म कोर से अलग होती है। तो कोर्स जैसे होती हैं, कोर आपकी होंगी पिवट कोर। एक जमाने में डिफेंसिव भी कहा जाता था इनको, लेकिन पिवट कोर हैं वो कुछ लेवल तक हरकत करती हैं। ज्यादातर उनका डिफेंसिव का रोल रहता है और शैलो यानी कि कम एरिया तक वो दुश्मन के अंदर जाती हैं। ये हो गई पिवट कोर। दूसरी हो गई आपकी स्ट्राइक कोर। स्ट्राइक कोर गो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी। आज तक हम लोगों की थिंकिंग ये थी कि दुश्मन पाकिस्तान है। हमने चाइना को इग्नोर करा क्योंकि लड़ाइयां भी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, टेररिज्म भी पाकिस्तान करवा रहा था हमारे कंट्री के अंदर। तो दोस्तों हमने कभी चीन की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत पहले बोला था कि असली में दुश्मन तुम्हारा चीन है। लोग हंसते थे उसके ऊपर कि यार ये बेवकूफ आदमी, इसको तो बात ये नहीं है, बेवकूफ वो नहीं थे, बेवकूफ बाकी सब लोग थे। और आज पता लग गया कि वो आदमी जॉर्ज फर्नांडिस एक्चुअली एक विजनरी था। उसने फ्यूचर देखा था, उसको पता था कि चीन जो है ऐसी हरकत करेगा। ही न्यू इट इन 1998 में उनका बयान है। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। भारत की 4 स्ट्राइक कोर हैं दोस्तों, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर एंड 17 कोर, यानी कि अंबाला, मथुरा, भोपाल। 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, अंबाला, मथुरा, भोपाल। चौथी कोर माउंटेन स्ट्राइक कोर दोस्तों, ये कोर है पानागढ़ वेस्ट बंगाल में। जैसा मैंने आपको बताया, इसका नाम है 17 कोर और ये भारत की अकेली माउंटेन स्ट्राइक कोर है। और ये किसको ठोकने के लिए बनाई है? ये ठोकने के लिए चाइना को बनाई है, इसलिए वेस्ट बंगाल में हुआ है ये। और इसमें सब कुछ शामिल हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हथियार और कितने सारे ट्रूप्स इसमें शामिल हुए। फिर मैं आपको नक्शे पर भी ले जाऊंगा और मैं नक्शे पर आपको समझाऊंगा कि स्टोरी है क्या और भारत में किस तरीके से फिफ्थ कॉलमिस्ट क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट? सोचिए, यानी कि आपकी जनसंख्या के कुछ लोग
आप ही की पॉपुलेशन, आप ही के देश, वो भारतीय हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके मां बाप भारत में पैदा हुए, वो भारत में पैदा हुए, लेकिन वो भारत की जड़ें खोदने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है फिफ्थ कॉलमिस्ट। आप जाइए गूगल में चेक करवाइए। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। डेविल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन शामिल है? दोस्तों, इसमें 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स, 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स, यानी कि आप लगा लीजिए तकरीबन 2 पैरा बटालियन इसमें शामिल हुई होंगी। पैरा बटालियन का काम क्या है? एयरबोर्न बटालियंस जो हैं, दे आर एयरबोर्न इन्फेंट्री। उनकी टैक्टिक्स थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन वो पैराशूट से कूदते हैं और बिहाइंड एनिमी लाइंस कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बिहाइंड एनिमी लाइंस वेस्ट बंगाल में जहां पे माउंटेन स्ट्राइक कोर है, 1000 पैराट्रूपर्स क्या कर रहे हैं? इनके साथ स्पेशल फोर्सेस का एलिमेंट है। अब कौन सी पैरा एसएफ थी इसमें, ये मीडिया नहीं बता रहा है, ये मीडिया से हमें नहीं पता लग सकता, लेकिन हमें इतना पता है कि नॉर्थ ईस्ट में 21 एसएफ है। 21 एसएफ है, बिल्कुल ये हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ, जिसमें तिब्बती ट्रूप्स हैं ज्यादातर, एंड इट इज ऑफिसर्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक खुफिया फाइटिंग फोर्स है रॉ के अंदर, और उसकी तकरीबन 7 या 8 बटालियंस हैं, और ये इसमें ज्यादातर तिब्बती हैं, और ये वो तिब्बती हैं जिनको ट्रेन करा गया है स्पेशल फोर्सेस टैक्टिक्स में, गुरिल्ला वॉरफेयर में। ये पैराट्रूपर्स भी होते हैं, इनको ये ट्रेनिंग है कि किस तरीके से आप चीन के अंदर जाएं और चीन के अंदर जाके ठोकें चीन को। इन पे ये सलाहियत है कि किस तरीके से हथियार, बारूद, दुनिया भर की चीजें, छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, यानी कि ये उस प्रकार के कमांडोज हैं, हाईली ट्रेंड, लेकिन ये लड़ते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में। और इनको क्यों चुना गया? क्योंकि इनकी पैदाइश उस एरिया में है। ये पैदा ऐसे एरिया में हुए हैं कि इनको इसलिए सेलेक्ट करा गया दोस्तों, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन में बड़े माहिर हैं। 2 मिनट में ये अडेप्ट कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड को। और ये लोग ओरिजिनली कहां से आए थे? ये तिब्बत से आए थे। इनके बाप दादा तिब्बत से आए थे। जब दलाई लामा आए थे तिब्बत से भारत, तब इनिशियली जो दलाई लामा के साथ लोग आए थे, उनको लेके भारत ने बनाई थी एसएफएफ। ये आती है रॉ के अंदर। तो हो ना हो, पक्का उस एक्सरसाइज में ये भी लोग होंगे। इसमें थे राफेल। राफेल क्यों डाले? क्योंकि राफेल के मुकाबले का चाइना के पास कोई हिसाब नहीं है। J-17, J-20, J-22, J-30, J सीरीज जितनी भी लगा लो, अनटेस्टेड है। चाइना झूठ बोल रहा है। राफेल टेस्टेड है, इट इज टेस्टेड इन कॉम्बैट, माना जाना प्लेटफॉर्म है, इसलिए वहां पर राफेल डाला है। दोस्तों, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलिस, they were pressed into service. ALH pressed into service. AN-32 pressed into service. क्या काम है वहां पे? मैं आपको एक एक का काम बता रहा हूं कि क्यों वहां पे डाले गए हैं, ये इस एक्सरसाइज में क्यों शामिल थे। पैराट्रूपर्स का मैंने आपको बताया, स्पेशल फोर्सेस का मैंने आपको बताया, मैंने आपको एसएफएफ का बताया, ठीक है जी। इसके अलावा बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्योंकि वहीं से पैराट्रूपर्स कूदेंगे उसी जहाज से, ठीक है। आपको ALH चाहिए, आपको बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे चाइना के, जब आप चाइना के बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, तो आपको सप्लाई रूट्स अपनी ओपन रखनी होंगी। और जरूरी नहीं है कि वो सप्लाई जमीन से हो, वो आसमान से भी हो सकता है। बट फॉर दैट यू नीड एयर सुपीरियरिटी, बिकॉज अ लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इज अ सिटिंग डक, दुश्मन उड़ा देगा उसको। और इसीलिए दोस्तों आपको राफेल चाहिए, क्योंकि राफेल वहां पे अपना स्ट्राइक वाला काम, अपना अटैक वाला काम तो करेंगे, लेकिन राफेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू गिव यू एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी इन दैट एरिया। वहां पे दोस्तों आर्मी के अलावा गरुड़, जो इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भी वहां पे एक्शन में आए। गरुड़ कमांडोज का खास काम है, खास तौर से जब दुश्मन के एयर बेसेस हों, दुश्मन के हेलीपैड हों, या कोई भी ऐसा मिशन अक्रॉस द बॉर्डर करना हो, वहां पे गरुड़ बहुत काम आते हैं। इस एक्सरसाइज में गरुड़ भी शामिल थे। Guided precision aerial delivery systems have been pressed into service. These are used for airlifting heavy loads, heavy weaponry, heavy ammunition. इनको उठा के आगे ले जाना। लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स, ये पैराट्रूपर्स या वो लोग जो पहले अंदर जाते हैं वो लगाते हैं। आप लेजर डेजिग्नेटर लगा दीजिए, तो आपने कोई टारगेट आइडेंटिफाई करा, मैं ग्राउंड ट्रूप्स का जैसे हूं,
और मैं सामने अंदर जा रहा हूं चाइना के, तो मैंने एक एरिया, एक टारगेट को मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने वहां पे लेजर टारगेट डेजिग्नेटर लगा दिया। उस लेजर को हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट रीड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और उसके हिसाब से वहां पे जाके वो एयर स्ट्राइक करेंगे। लेजर एयर डेजिग्नेटर्स को भी दे वर प्रेजेंट टू सर्विस, वहां पे वो डिप्लॉय करे गए हैं। तो दोस्तों वहां पे ड्रोन्स जो हैं, यूएवीज, वो डिप्लॉय करे गए। किस प्रकार के ड्रोन्स? जो रिकॉनेसेंस करे, जो फोटोग्राफ, वीडियोस, दुश्मन का पूरा जो ऊपर से एरियल सर्वे है वो हमारे ड्रोन्स करेंगे। और भारत ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है अपने खुद के आर्म ड्रोन्स बनाने की। आपको पता है 32 आर्म ड्रोन्स तो हम अमेरिका से ले रहे हैं, वो गार्डियन और प्रेडेटर टाइप के, लेकिन हम खुद भी अपने ड्रोन्स बना रहे हैं। और हमारे ड्रोन्स में हेलिना मिसाइल्स, जो कि नाग का एक दूसरा वर्जन है, वो लगेंगे उसमें। ब्रह्मोस की बात चल रही है। हमारे ड्रोन्स हैं, आप समझ लीजिए 50,000 फुट की ऊंचाई पर भारत का एक ड्रोन है, उसके अंदर 4 ब्रह्मोस की मिसाइल हैं। एक बटन दबाया, बटन दबाने वाला बैठा है 1000 किलोमीटर पीछे, 2000 किलोमीटर पीछे, पता नहीं कहां बैठा है। उसने वीडियो गेम के जैसे अपने स्क्रीन में देखा टारगेट, उसने बटन दबाया, एक ब्रह्मोस उड़ी और टारगेट को गायब कर दिया। ये कैपेबिलिटी भारत बना रहा है। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या हुआ कि ड्रोन्स डिप्लॉय करे गए फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉनेसेंस। इसके अलावा दोस्तों स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स को डिप्लॉय करा गया इसमें, यानी कि फ्री फॉल स्काई डाइवर्स होते हैं। आपने सुना होगा स्काई डाइवर्स जिस तरीके से जाते हैं, और इंडियन आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स, एवरीबडी हैज गॉट स्काई डाइवर्स। तो ये जाते हैं जहाज से और ये कूदते हैं जब जहाज से, तो इनका उस वक्त पैराशूट नहीं खुलता है। ये ग्लाइड करते रहते हैं हवा में और ये कई कई किलोमीटर ग्लाइड करते हैं। इनके पास ऐसी इंसर्जन की टेक्निक्स हैं, ये कई कई किलोमीटर जाते हैं। ये 15, 20, 25 किलोमीटर विदाउट ओपनिंग द पैराशूट ये जा सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी को दुश्मन के 15, 20, 25 किलोमीटर अंदर अपने पैराट्रूपर को भेजना हो, अपने स्पेशल फोर्सेस के, पैरा एसएफ के कमांडोज को भेजना हो, तो आपको हवाई जहाज दुश्मन के अंदर, टेरिटरी के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। वो हवाई जहाज उनको ड्रॉप करेगा और वापस यू टर्न लेके चला जाएगा। ये अपने आप ग्लाइड करके चले जाते हैं हवा की मदद से और फिर एक खास ऑल्टीट्यूड पे ये अपना पैराशूट डिप्लॉय करते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग हुई वहां पे। स्टैटिक लाइन, स्टैटिक लाइन क्या होता है? स्टैटिक लाइन दोस्तों वो होता है जब अपना पूरा पैराशूट की एक लाइन ऊपर, एयरक्राफ्ट के अंदर ही आप होते हैं, ऊपर लाइन होती है, तो वहां पे पूरी स्टिक होती है, फिर वो लोग जंप करते हैं वहां से। जैसे ही आप जाते हैं, जैसे आप जंप करते हैं, इमीडिएटली आपका पैराशूट खुल जाता है। तो 2 किस्म के पैराट्रूपर्स यहां पे डिप्लॉय करे गए। एक वो जो स्काई डाइवर हैं, जो उड़ के बहुत दूर तक अंदर चले जाते हैं, और एक वो जो कि स्टैटिक लाइन से जंप कर रहे हैं। एक तीस्ता ब्रिज के पास, जहां के बहुत पानी है, तीस्ता ब्रिज के पास, वहां पे एक डाइवर्जनरी अटैक की प्रैक्टिस करी गई और इसमें डीप सी डाइवर्स का इस्तेमाल करा गया, जो कि अंदर जाके अटैक करते हैं। मेरा यह मानना है कि इस पूरी एक्सरसाइज में यह मार्कोस का सबसे बड़ा काम था और इसमें मार्कोस भी थी इस एक्सरसाइज में। दोस्तों इसके अलावा पूरी इन्फेंट्री, आपकी आर्टिलरी, टैंक्स, हर कोई इस एक्सरसाइज में शामिल था। मैंने तो आपको टॉप के पॉइंट्स बताए कि आपको लग जाए, कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, इसमें नेवी भी इन्वॉल्व है, इसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, इसमें ग्राउंड अटैक ट्रूप्स इन्वॉल्व है। और ये जो था ना पूरा, ये स्टोरी कहां की थी? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।